नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो रसायन शास्त्र की जो बुनियाद है आवर्त सारणी उस पर आधारित हैं। तो चलिए इनमें जरा गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तत्वों को इस तरह क्यों सजाया गया है और इससे हमें क्या पता चलता है। बिल्कुल, जैसा कि ग्लेन सीबोर्ग ने कहा भी था, ये कोई ऐसे ही बिखरे हुए नहीं है तत्व, बल्कि एक व्यवस्थित परिवार है ना? हाँ। आज का मकसद यही है कि समझें कि ये व्यवस्था मतलब ये वर्गीकरण जरूरी क्यों हुआ, ये बनी कैसे, और इसमें जो पैटर्न छिपे हैं, आवर्तीता, उनका क्या मतलब है। हाँ, सही बात है। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर इन तत्वों को बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी। जरा सोचिए, 1800 के आसपास कितने थे? शायद 31 तत्व पता थे। हाँ, लगभग इतने ही। और आज 114 से भी ज्यादा है। तो इतने सारों को एक एक करके समझना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा होगा। सही कहा, बहुत मुश्किल। इसी चुनौती से निपटने के लिए मतलब वैज्ञानिकों ने पैटर्न ढूंढने शुरू किए। पहले भी कोशिशें हुई, जैसे डॉबेराइनर के त्रिक थे या न्यूलैंड्स के अष्टक। अच्छा। लेकिन वो सब शुरुआती कदम थे। असली जो सफलता मिली वो मेंडेलीव को मिली। मेंडेलीव। हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। ये भी सुना है कि उन्होंने सिर्फ तत्वों को रखा ही नहीं बल्कि कुछ खाली जगह भी छोड़ी थी अपनी सारणी में। ये तो बड़ी हिम्मत की बात रही होगी उस वक्त। बहुत बड़ी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने परमाणु भार के साथ साथ जो ज्यादा महत्वपूर्ण था वो रासायनिक गुणों पर जोर दिया। अच्छा। जहां गुण मेल नहीं खा रहे थे या कोई तत्व फिट नहीं बैठ रहा था, उन्होंने बेझिझक खाली जगह छोड़ दी। और सिर्फ छोड़ी नहीं, भविष्यवाणी की कि यहाँ भविष्य में कोई ना कोई तत्व खोजा जाएगा। अरे वाह। जैसे उन्होंने कहा, एका एल्यूमिनियम जो बाद में गैलियम निकला, और एका सिलिकॉन वो जर्मेनियम निकला। और कमाल की बात ये कि उनकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक थीं। कमाल है, यही उनकी सारणी की ताकत थी। वो सिर्फ वर्णन नहीं कर रही थी, वो भविष्यवाणी कर रही थी। उनका नियम यही था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के साथ एक पैटर्न में मतलब आवर्ती रूप से दोहराते हैं। लेकिन फिर वो परमाणु क्रमांक वाली बात आई है ना। क्या परमाणु भार के हिसाब से कुछ गड़बड़ियां थी मेंडेलीव के सारणी में जिन्हें बाद में ठीक करना पड़ा? हाँ, कुछ थी, थोड़ी बहुत। फिर 1913 में हेनरी मोजले आए और उन्होंने दिखाया कि परमाणु क्रमांक यानी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या वो तत्व का ज्यादा मौलिक गुण है, परमाणु भार से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, और इसी से आधुनिक आवर्त नियम बना। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब पैटर्न परमाणु क्रमांक के साथ दोहराता है। और इसी आधार पर आज की जो हम आवर्त सारणी देखते हैं वो बनी है। इसमें 7 आवर्त हैं, मतलब पंक्तियां, और 18 वर्ग हैं, यानी कॉलम। और वो ब्लॉक्स भी तो होते हैं, SPDF। हाँ, इन्हीं वर्गों को फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांटा गया है, S, P, D और F ब्लॉक में। अच्छा, तो ये SPDF ब्लॉक्स क्या हैं? मतलब क्या ये तत्वों के अलग अलग मोहल्ले जैसे हैं जहां एक जैसे गुण वाले तत्व रहते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे S ब्लॉक वो पहले 2 वर्ग हैं, इनमें बहुत क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम। P ब्लॉक जो है वर्ग 13 से 18 तक, यहां आपको सब मिलेगा, धातु, अधातु, उपधातु। और आखिर में आती हैं उत्कृष्ट गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती। D ब्लॉक बीच में है, वर्ग 3 से 12। ये सारी संक्रमण धातुएं हैं, लोहा, तांबा, सोना, ये सब यही हैं। और F ब्लॉक वो नीचे जो 2 अलग पंक्तियां दिखती है ना, हाँ, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं। इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और हाँ, 2 तत्व थोड़े खास हैं, हाइड्रोजन जो सबसे ऊपर अकेला बैठा है, और हीलियम। हीलियम है तो S ब्लॉक का, पर उसे रखा गया है P ब्लॉक वाली उत्कृष्ट गैसों के साथ, क्योंकि उसके गुण उनसे मिलते हैं। दिलचस्प। तो अब जब हमने ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो ये देखते हैं कि इस ढांचे में गुण बदलते कैसे हैं, जिन्हें हम आवर्ती प्रवृत्तियां या पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हैं। पहला है परमाणु त्रिज्या, मतलब साइज। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है। क्यों? क्योंकि नाभिक का खिंचाव बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉनों पर। अच्छा। और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, क्योंकि नए कोश जुड़ के जाते हैं। ठीक है। दूसरी है आयनन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा लगती है। बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है,
इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है और नीचे जाने पर घटती है आसान हो जाता है। हाँ। इसमें कुछ छोटे छोटे अपवाद भी हैं, जैसे बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा या नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा। वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से होता है, जो ज्यादा स्थायी होते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी के कारण। हाँ, स्थायी संतुलन के कारण। और तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की ताकत। ये भी बाएं से दाएं बढ़ती है और नीचे जाने पर घटती है। जिनकी ये ज्यादा, वो उतने अच्छे धातु। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रवृत्तियों का सीधा असर उनकी केमिस्ट्री पर, उनकी क्रियाशीलता पर पड़ता होगा। जैसे कौन कितना रिएक्टिव है, ये इसी से तय होता होगा। एकदम सही। आप देखिए, सारणी के किनारों पर सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व हैं। बाईं ओर लाले, जैसे क्षार धातुएं, सोडियम वगैरह, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि पानी में डालने पर धमाका कर देते हैं। हाँ, वो तो देखा है। और दाईं ओर वाले, जैसे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो भी बहुत क्रियाशील हैं। और बीच वाले तत्व, डी ब्लॉक वाले, जैसे सोना, प्लैटिनम, वो कम क्रियाशील होते हैं। तभी तो गहनों में चलते हैं। बिल्कुल, तभी तो गहनों में इस्तेमाल होते हैं और सदियों तक चमकते रहते हैं। इसी तरह तत्वों के ऑक्साइड का स्वभाव भी बदलता है। बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय से होते होते उभयधर्मी और फिर अम्लीय होता जाता है। वाह, तो ये सारणी सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये तो तत्वों के व्यवहार को समझने और यहाँ तक कि भविष्यवाणी करने का एक बहुत शक्तिशाली नक्शा है। और ये सब उनकी अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। एक तरह से ये रसायन शास्त्र की भाषा का व्याकरण है, जो हमें बताता है कौन सा तत्व कैसे व्यवहार करेगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी सोचा है कि दूसरे आवर्त के तत्व, मतलब लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, वो अक्सर अपने ग्रुप के बाकी सदस्यों से थोड़ा अलग व्यवहार क्यों दिखाते हैं? अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि उनका छोटा आकार, उनकी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता और ये बात कि उनके पास बॉन्ड बनाने के लिए केवल s और p ऑर्बिटल ही होते हैं, d नहीं होते, ये उन्हें खास बनाता है। पर जरा सोचिए, इन हल्के तत्वों की यही खासियतें कैसे कार्बनिक रसायन और शायद